आपका एक बार फिर से एपीजे क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की हैं, इसको पढ़ने के बाद हम चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या क्या है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्याओं को आर से सूचित किया जाता है, अर्थात रियल नंबर। आर का मतलब रियल नंबर। तो इसको हम या तो बड़े आर से भी व्यक्त कर सकते हैं, और आर के यदि हम फुल फॉर्म करेंगे तो रियल नंबर। या तो इसका मतलब वास्तविक संख्या क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक ग्रुप है। यहाँ पर एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है कि क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। जैसे परिमेय की बात करेंगे तो 1/2 आपका जो हो परिमेय है, जब किसी के साथ करड़े में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका मतलब सभी परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती हैं, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकती हैं और ना ही सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती हैं, क्योंकि उनमें कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं और कुछ संख्याएं अपरिमेय होती हैं। या तो हम दूसरे शब्दों में कहें कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम कुछ उदाहरण के तहत नीचे समझते हैं। जैसे 2/3, यदि हम 3 से भाग देंगे 2 में तो उसका जो मान आएगा 0 से बड़ा आएगा, अर्थात धनात्मक आएगा। जैसे 4.5 है, इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ -9 लिखा है, ये भी आपकी वास्तविक संख्या होगी। ये -5 है, ये भी आपकी वास्तविक संख्या होगी। और 5/6 है, ये आपकी वास्तविक संख्या है। 5√3 ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में एक अपरिमेय संख्या है। 75 करड़ी में 3 है, ये भी एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यदि आप इसका मान निकालिएगा तो इस करड़ी का 3 का मान क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन कह रहा है कि माइनस करड़ी में 3 एक वास्तविक संख्या के उदाहरण नहीं है। ये वास्तविक संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि माइनस करड़ी 3 का मतलब है करड़ी 3 आयोटा। ये आपका आयोटा है, आप कक्षा 11 में पढ़िएगा। और आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए माइनस करड़ी का 3 एक वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक। और कोई भी संख्या हो वो आपका एक वास्तविक संख्या होता है। यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या के प्रकार दिख रहा है आपको। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हैं, एक है धनात्मक संख्या और दूसरी है ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का मतलब क्या है कि जो संख्याएं 0 से बड़ी हों, अर्थात शून्य से बड़ी हमेशा होती है जो संख्या, वो आपकी धनात्मक संख्या होती है, मतलब प्लस में आएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 55 लिखा है, सब संख्या एग्जाम्पल में दिया है। तो ऐसे भी संख्या क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। इसके बाद आती है आपकी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक का संख्या मतलब है कि जो संख्या 0 से छोटी होती है वो आपकी ऋणात्मक संख्या होती है, मतलब उसके आगे माइनस लगा होगा। जैसे देखिए -20, -3, -6, -7/12 और ऐसी संख्या आती रहेंगी। ये सब जितने भी संख्या ऋणात्मक रहेंगी वो सभी वास्तविक ऋणात्मक संख्या कहलाएंगे। इसके बाद वास्तविक संख्या के आधार पर वास्तविक संख्या को हमें देखिए यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है। पहला हमारे पास है परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या, तीसरा है पूर्णांक, चौथा है पूर्ण संख्या, 5वां है प्राकृतिक संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या क्या कर रहा है, ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या का सीधा सीधा मतलब है ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 2/4,
2/4। तो ये एक वास्तविक के साथ एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं P है बटे हमारे पास क्या है Q। और Q का जो मान होता है वो नॉट इक्वल 0 होता था, 0 के बराबर ना हो, क्योंकि यदि यहाँ पर हम 0 कर देंगे तो इसका जो मान आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो जो संख्या P/Q के रूप में रहेंगी वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। इसके बाद अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का आप तीन परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं, जैसे करड़ी 2। अब इसका वर्गमूल निकालेगा तो पॉइंट में आएगा और चलता चला रहेगा। तो ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल एकदम परफेक्ट तरीके से ना निकल पाए, एक पूर्ण संख्या ना निकल पाए, जबकि वो डाट में आता रहे, तो वो होता है अपरिमेय संख्या। या फिर ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होती हैं जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अनुपात का मतलब बट्टे में, अंश बट्टे हर, वही मतलब P/Q में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे करड़ी 2, करड़ी 6, करड़ी 3, करड़ी 28 और करड़ी 11, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में एक पाई भी शामिल है, जो कि इसका मान हम लेते हैं 3.14 या 22/7, या तो हम यदि कोण की बात करेंगे तो 180 डिग्री। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हाँ ठीक। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या। कह रहा है कि एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है या सकारात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है, यह कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत नहीं होता है। पूर्णांक का मतलब क्या है? आप सिंपल भाषा में समझिए, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें शून्य भी शामिल है, ऋणात्मक संख्या -1 है, ऋणात्मक संख्या -3 है। आप जाइएगा -4, -5, ये सब क्या है? पूर्णांक है। शून्य से जैसे इधर धनात्मक संख्या 3 है, धनात्मक संख्या 7 है। अब आगे चलते रहिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ऐसे डैश डैश आपका चलता रहेगा। तो ये सभी संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। कह रहा है कि यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है जिसमें दशमलव, भिन्न या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। मतलब कह रहा है कि इसमें दशमलव नहीं होगा, ना ही भिन्न होगा और ना ही ऋणात्मक संख्या होगी। यह धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह है। मतलब शून्य भी शामिल है और सिर्फ इसमें धनात्मक संख्या रहेंगी। तो ये सब जो संख्या है क्या है? एक पूर्ण संख्या है। जैसे 1 है, 8 है, 46, 176 है, ऐसे डैश डैश की बहुत सारी संख्या आती रहेंगी। ये सब क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसके बाद आती है प्राकृतिक संख्या। कह रहा है कि यह एक वास्तविक संख्या का भाग है जो 1 से शुरू होने वाले और अनंत के साथ समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक मतलब धनात्मक पूर्णांकों को शामिल करता है। इन संख्याओं में शून्य, भिन्न, दशमलव या ऋणात्मक मान शामिल नहीं है। मतलब इसमें भी ना तो शून्य शामिल है, ना ही भिन्न मतलब अंश बटा हर शामिल है, ना ही दशमलव, जैसे मान लीजिए 3.4 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऋणात्मक मान भी कह रहा है, मतलब जैसे यदि इसको हम माइनस कर देंगे तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। सीधा बात समझिए कि ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं, वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें, तो हम कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे। उनके क्या गुणधर्म हैं, और इस चैप्टर में आप कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, उस गुणधर्म के बारे में नीचे है। कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या है। यानी हमने पीछे भी पढ़ा कि वास्तविक संख्या प्रकार में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब क्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्या इन सभी का क्या होता है? समूह होता है। तो इनके कुछ गुणधर्म हैं
इनका जो पहला गुणधर्म है वो है संवृत्त गुणधर्म। कह रहा है कि जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो परिमाण वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या का मतलब पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। यदि हम किसी दो अंक को जोड़ेंगे, दो वास्तविक संख्या को जोड़ेंगे तो वो क्या आएंगी? वास्तविक संख्या आएंगी। जैसे 6 + 3 कितना हो गया? 9 हो गया। एक पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक। इसके बटे यदि हम 1 लिख सकते हैं तो ये आपका परिमेय भी हो सकता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि उनका हम क्रम बदल दें। यानी जैसे यदि हम कहें a + b कहें या फिर b + a कहें। जैसे यदि मान लीजिए हम 2 + 3 करते हैं तब पर भी उत्तर इसका 5 आएगा, या तो हम कर सकते हैं 3 + 2 तब पर भी उत्तर 5 आएगा। तो ये जो गुणधर्म है 2 + 3 या 3 + 2, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। अर्थात जब दो वास्तविक संख्याओं को किसी क्रम में जोड़ा या गुणा किया जाए तो परिमाण अपरिवर्तित रहता है। जैसे 2 + 1 करिए या 1 + 2 करिए, दोनों का जो मान है वो क्या रहेगा? 3, अर्थात मान बदला नहीं है। इन हमने स्थान चेंज कर दिया लेकिन मान नहीं बदला। इसी गुणधर्म को बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। इसके बाद तीसरा है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण कह रहा है कि संख्याओं को बढ़ते घटते या किसी भी क्रम में लिखकर उन्हें जोड़ने या गुणा करने पर प्राप्त उत्तम बराबर रहेगा। जैसे 3 × 2 × 7, यदि हम इनका करेंगे गुणा पूरा तो 7 दूना 14, 14 जाके हमने हो जाएगा 42 आ गया। या फिर इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 7 को पहले हमने ले लिया, बाद में 3 × 2 कर दिया, तब पर भी इसका जो गुणा आएगा 3 दूना 6, 6 से कितना हो जाएगा? 42। मान अपरिवर्तित रहे। जैसे इसको यदि आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं a × b × c, या फिर c को बाहर कर दीजिए तो c × a × b, या तो आप जोड़िए या फिर गुणा करिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं a × b + c, नहीं ये आपका अगला वाले में आएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो a × b × c करिए या फिर c को बाहर करिए, फिर a × b करिए, मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो इस नियम को बोलते हैं साहचर्य गुण, ठीक। इसके बाद आपका है वितरण गुण। वितरण या बंटन, वितरण या बंटन। इसमें कह रहा है कि बड़े आंकड़ों वाले पूर्ण संख्या को प्रश्नों को योग और गुणन का प्रयोग करके सरल किया जाता है। इस तरह के हल करने पर प्रश्न जल्दी और आसानी से हल हो जाते हैं। जैसे 6 × 34 है, यदि हम गुणा करेंगे तो गुणा आपका यदि आपको 6 मान लीजिए 34 का पार इसमें करना है, इसको ज़्यादा लंबा समय चला जाएगा। तो इसको आसान कर लेने क्या किया है, इसने 6 × 34 को लिख दिया 30 और प्लस का 4, तब पर भी ये गुणा करेगा तो वही आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पहले गुणा यहाँ पर करिए तो 6 × 30 प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। इसके बाद इसी संख्या का गुणा आप यहाँ कर लीजिए, यानी 6 × 4, संख्या छोटी हो गई। गुणा करिएगा, इनका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 180 और 6 से कितना हो जाएगा? 24, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? 204। ये आपका है वितरण गुण। मतलब वितरण का मतलब हम बांट के हल कर दें तो आपका जो हल करने का जो बड़ा सवाल है उसको आप छोटे तरीके से हल कर सकते हैं। ये वितरण गुण है। इसके बाद HCF और LCM के सूत्र, जो कि प्रश्नावली 1.1 में इसका बड़े पैमाने पर यूज हुआ है। देखिए लस बराबर क्या होता है? लस को हम बोलते हैं LCM, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे, ये भाग का मतलब क्या है? बटे HCF।
यानी इसको आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं कि LCM बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। ठीक, अब यही बात यदि हमें ये भाग में है HCF, इसको इस तरफ लेगा तो गुणा हो जाएगा। इसका मतलब LCM गुणा HCF बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। मतलब LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, यदि मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं A और B हैं तो उनका जो LCM आएगा, इस तरह से इसको हम लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि LCM ऑफ A, B गुणा HCF ऑफ A, B इक्वल टू पहली संख्या हमारे पास क्या है A गुणा दूसरी संख्या हमारे पास क्या है B। ये प्रश्न एकदम सेम टू सेम प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पेपर 2023-24 वाले में सबसे पहला प्रश्न आपका यही था। यदि दो संख्या हमारे पास A और B है तो उनका LCM और HCF का जो गुणनफल रहेगा वो क्या रहेगा। यही प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा था, जो कि हम लोग ने पेपर दिया था। तो ये आपका रहा। इसके बाद आप इसी फार्मूले से कई सारे फार्मूले लगा सकते हैं, कई ढेर सारे फार्मूले बना सकते हैं। जैसे यदि हमें अब HCF निकालना है तो आप क्या करिएगा, LCM को इस तरफ भेज दीजिएगा, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बट्टे आ जाएगी, क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो सूत्र आपने देख लिया LCM HCF का और प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का। तो इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है प्रश्नावली में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड ने क्या किया था कि किसी भी संख्या का HCF और LCM छोटे तरीके से ज़्यादा आपको भाग गुणा ना करना पड़े, उसको निकालने के लिए इन्होंने एक नियम दिया था जो लिखा आपका A बराबर BQ प्लस R। यदि आपको इंग्लिश में नहीं समझना तो आप इससे भी लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, तो अब इसको लिखना चाहिए तो आपका क्या है A है, B आपका क्या है भाजक है, Q क्या आपका है भागफल है, R क्या आपका है शेषफल। ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब इन पूरे में A, B, Q और R में सबसे बड़ा क्या होगा भाज्य, ताकि जिसमें हम भाग दे पाएँ। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। भागफल क्या होता है, किसी संख्या से किसी में भाग देने पर जो परिणाम आता है आपका क्या होता है भागफल। इसके बाद जो शेष बच जाता है जिसमें हम भाग ना दे पाएँ, आपका कहलाता है शेषफल। तो इसी के आधार पर आपको HCF निकालने के लिए प्रश्न रहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का HCF या LCM निकालिए। तो ये आपका सूत्र रहेगा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ कह रहा है कि जो आपका रिमाइंडर है मतलब शेषफल है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और B से क्या रहेगा छोटा रहेगा। क्योंकि B से बड़ा रहेगा इसका मतलब तब तो भाग चला जाएगा, जैसे ही B से छोटा हो जाएगा इसका मतलब वो भाग आपका नहीं दे पाएगा। मेन आपका इसमें यही है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे और कुछ देख लेते हैं। बस ठीक। सम संख्या, क्योंकि ये संख्याएं भी आपको बाद में मिलेंगी, अभी पढ़ लेते तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। सम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, अर्थात ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी सम संख्या। जो 2 से पूरी तरह से कर जाएंगे वो क्या कहलाएंगी सम संख्या। इसके बाद आपका है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो पाए, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, उससे हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे यदि हम 2 से 1 में भाग करेंगे तो भाग तो हालांकि जाएगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। यदि हम 2 से 3 में भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल बच जाएगा 1, पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है।
जैसे 5 है, यदि इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल आपको बचेगा 1। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्या। इसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या है? वह प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं से, एक से और इसके अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उससे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब क्या है कि जिसमें हम जैसे एक से भी भाग दे सकें, जिस जो संख्या उसमें हम उससे स्वयं से भाग दे सकें और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 है तो 4 को हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, पूरी तरह से कट जाएगी। 2 से भी भाग दे सकते तो भी पूरी तरह से कट जाएगी। इसके बाद 4 से भी हम भाग दे सकते हैं, पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे यदि 9 है, 9 को हम 1 से भाग देख सकते हैं, ये भी कट जाएगी। 3 से भाग करिएगा तो 3 से भी कट जाएगा। इसके बाद आप 9 से भाग करिएगा तो उससे भी वो पूरा तरह से कट जाएगा। ऐसी संख्या को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक। इसके बाद आता है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या है कि वे संख्याएं, अच्छा अभाज्य संख्या बचा गया। अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे और केवल ओनली 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। जैसे यदि हम 3 को काटेंगे तो एक केवल 1 से भाग जाएगा और स्वयं से जाएगा, अर्थात 3 से भाग जाएगा। यदि हम 5 की बात करें तो इसमें भाग करिएगा तो 1 से भाग जाएगा और स्वयं यानी 5 से भाग जाएगा। ठीक। 11 में भी ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या, केवल 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या। 2 या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्त अर्थात HCF 1 होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब 2 संख्या हो जिनका HCF कितना आए? 1 आए, तो ऐसे को हम बोलते हैं सहअभाज्य। जैसे मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास है 11, एक संख्या हमारे पास है 13। यदि हम इनका HCF निकालेंगे तो 1 कटेगा 1 से और 11 से कटेगा। अब इसको 1 गुणा 11 कर सकते हैं, 13 को आप कर सकते हैं 1 गुणा 13 कर सकते हैं। HCF का मतलब क्या था कि जो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ कॉमन मिल जाए। तो 11 और 13 तो मिल नहीं रहे हैं, दोनों संख्या में आपका मिल क्या रहा है? 1। इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं सहअभाज्य, अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्या हो जिनका HCF कितना 1 आए, तो वो होती हैं सहअभाज्य संख्या। अब 2 से अधिक भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक। इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सपोर्ट प्रदान करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।